हेलो फ्रेंड्स। कल हमने लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक रैंकिंग पढ़ा था। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का ही एक टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता कितने तरीकों से है। इट मीन्स कि एग्जाम में कितने तरीकों से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अ, सबसे पहले कितने तरीकों से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ये कुछ चार पांच तरीके दिए हुए हैं। लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, डबल रो एंड कॉम्प्लेक्स। इस इन चार पांच तरीकों से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये लीनियर और सर्कुलर तो सभी में एग्जाम्स में आता है। ये अपना एसएससी में भी आ जाएगा, आपके बैंकिंग में भी आ जाता है। ठीक है। और अपना कैट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और स्टेट वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। बट जो ये रेक्टेंगुलर है, डबल रो है एंड कॉम्प्लेक्स है, ये सब बैंकिंग या कैट इनमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर ले। अब होते क्या क्या हैं ये, कि लीनियर वाले में तो क्या होता है कि एक ही रो में बैठे हुए होते हैं, या तो साउथ फेसिंग दिए होते हैं या नॉर्थ फेसिंग दिए होते हैं। ठीक है। एक ही रो होती है लीनियर में। और सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में आपको कुछ व्यक्ति दे दिए जाते हैं और सर्किल में अपने बिठा दिए जाते हैं इस तरीके से। किसी का फेस सर्किल से बाहर, सेंटर से बाहर होता है, किसी का अंदर होता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तीसरा होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में भी यही होता है कि रेक्टेंगल की शेप में कुछ व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। ये भी अंदर की तरफ मुंह कर कर बैठे हो सकते हैं या बाहर की तरफ मुंह कर कर बैठे हो सकते हैं। चौथा होता है डबल रो अरेंजमेंट। डबल रो में यही होता है कि सिंगल रो वाले क्वेश्चंस को डबल कर दिया, यानी कि एक रो ये है और एक रो ये है। इसमें या तो ऊपर या नीचे देख सकते हैं व्यक्ति, या इसमें भी ऊपर या नीचे कहीं भी देख सकते हैं। ये होता है डबल रो। बट ये थोड़ा लेवल हार्ड हो जाता है, तो ये बैंकिंग के पीओ या फिर एसबीआई पीओ वगैरह इन तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स रो अरेंजमेंट। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि या तो सभी तरीके के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स रो में आ जाते हैं। कैसे, कि या तो एक ही रो में आ जाएंगे, या सर्किल में आ जाएगा, या रेक्टेंगुलर में आ जाएगा। बट इनमें क्या होता है कि इन व्यक्तियों की पर्सनैलिटी या प्रॉपर्टी दे दी जाती है। इट मीन्स कि एक व्यक्ति है, जैसे ये कुछ लाइक करता है, ये कार लाइक करता है, मारुति की लाइक करता है। ठीक है। या फिर कोई है महिंद्रा की लाइक करता है। तो इस तरीके से बता दिया जाता है, और बता दिया जाता है कि मारुति की लाइक करने वाला आदमी है, वो महिंद्रा वाले की बगल में या राइट में बैठा है, लेफ्ट में या राइट में। तो इस तरीके से ये चार पांच टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम इसको लेंगे, और फिर हार्ड भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक तरीका समझाऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ अपने दिमाग में आप बिठा कर रखना कि ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक्स या मेथड नहीं होता है इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑन वन एंड ओनली एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। क्योंकि मैं या कोई भी टीचर आपको अगर 50 क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि आप 51 क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको तरीके आते जाएंगे सॉल्व करने के। तो इसलिए मैं सिर्फ टिप्स दे सकता हूँ यहाँ पर, और फंडामेंटल बता सकता हूँ आपको कि फंडा क्या होता है सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक ये रो दे दी जाती है। तो अगर एक तो ये डायरेक्शन वाला मैप आप याद करके रखना, ये मैंने रैंकिंग वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना।
तो इसमें फेसिंग अगर साउथ है, यानी साउथ नीचे है, तो साउथ अगर फेसिंग है तो लेफ्ट ये वाला बनेगा। भाई हमारा लेफ्ट तो इधर की तरफ है, बट इनका फेस तो साउथ की तरफ है ना। तो साउथ की तरफ फेस है तो हमारा राइट इनका लेफ्ट बन जाता है, जो पर्सन्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस चीज में याद रख, ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में साउथ फेसिंग दिया हुआ हो तो ये लेफ्ट और राइट का विशेषकर ध्यान रखना। नॉर्थ फेसिंग में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, हमारा लेफ्ट है तो यहाँ भी इन पर्सन्स का भी लेफ्ट होगा। और कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि दोनों तरफ मुंह करके बैठे हुए होते हैं, यानी कुछ तो नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं, कुछ साउथ की तरफ बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। यहाँ पर मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम से कम रहेगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस अगर पूछना हो तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है। स्टेटमेंट ये ऐसे भी दे सकता है, इसमें नंबरिंग करके, या फिर एक साथ लिख के भी दे सकता है। तो इसने ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट इसने दे रखा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं, ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे ये बोलता है कि FE के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ठीक है। EG के दाएं चौथा है, CBOD का पड़ोसी है। तो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सीरियल वाइज आप काम करते चलो। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपने सीरियल ब्रेक किया तो आप एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। और ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले तो 7 लाइन खींच लीजिए, जितने भी पर्सन दिए हुए हों। अब ये वाला आपको मैप याद ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप ईस्ट इधर भी लिख सकते हो, वेस्ट इधर भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे इजी यही रहता है क्योंकि नॉर्थ इसमें ऊपर चला जाता है और अक्सर क्वेश्चन नॉर्थ के ही पूछे जाते हैं या फिर ईस्ट के पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये वाला मैप ज़्यादा इजी रहता है। और इसमें एरो का निशान भी आप सब में लगा दो, जिससे क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो लेफ्ट राइट में। सबका लेफ्ट यही रहेगा और सबका राइट यही रहेगा, ठीक। आई बात समझ में? इन क्वेश्चंस को सबसे बड़ा फायदा ये होता है इन क्वेश्चंस में कि एक ही स्टेटमेंट को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितने भी दिए हुए होते हैं वो सारे करेक्ट होंगे। ये नंबर गेन करने का सबसे अच्छे क्वेश्चन है, नंबर गेन करने के। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या कह रहा है कि FE के ठीक दाएं हैं। अब FE के ठीक दाएं हैं तो इसमें हम कहाँ फिट करें इसको, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा पहले स्टेटमेंट से। अभी तो मैं बोल रहा था कि सीरियल से चलो, लेकिन सीरियल से कैसे चलें? FE के ठीक दाएं कहाँ बिठाएं इसको? तो ऐसे कुछ जब कंडीशन आए तो सबसे पहली चीज ये करना चाहिए कि हमें उस स्टेटमेंट पे गौर करना चाहिए जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट में फिक्स है। मतलब कि वो तो इन लाइंस के नीचे बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को भी फालतू नहीं जाने देना है हमें। लिख इसको भी एक तरीका बताता हूँ लिखने का। ई के ठीक दाएं है कौन? एफ। तो यहाँ पर लिख लो ई के ठीक दाएं हैं एफ, मतलब ये जोड़े के रूप में बैठेंगे एक साथ। ई इसके लेफ्ट में होगा, एफ इसके इसमें होगा। अगर बाएं से दूसरा बैठा रखा होता तो हम इसको ऐसे बना देते, ई और एक डंडा खींचकर एफ। बट इसने ऐसे नहीं दे रखा। इससे क्या है, आपको बार बार कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी। एक्चुअली इन क्वेश्चंस में क्या है कि कंडीशन बनानी पड़ती है कि एक बार सात ऐसे बिठा दिए, फिर दोबारा हमने सात लाइन खींच कर दोबारा बिठाए, एफ यहाँ नहीं तो यहाँ बैठेगा। बट क्या है, मैं एक ही लाइन में सॉल्व करने का आपको तरीका बता सकता हूँ। बस यही शॉर्ट मेथड होता है इन क्वेश्चंस का, और बाकी कोई ट्रिक नहीं होती। तो चलिए देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एफ ई के ठीक दाएं हैं हमने ऐसे लिख लिया, ई जी के दाएं चौथा है, ठीक।
इससे भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जी को कहाँ बिठाएं, जी यहाँ भी आ सकता है ना। जी अगर हमने यहाँ बिठा दिया तो ई यहाँ भी बैठ सकता है, एक दो तीन चार ई, और ई और एफ वाली कंडीशन भी हमारी फुल हो रही है। तो एक कंडीशन तो ये हमारी ई और एफ वाली, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है, जी के दाएं है कौन, ई, यानी ऐसे, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, आ रही बात समझ में। सी बी और डी का पड़ोसी है, बी और डी का पड़ोसी है, इस कंडीशन से भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। सी बी और डी का पड़ोसी है, यानी ऐसे बी और डी के बीच में सी आएगा, यानी ये कंडीशन तो है ही हमारे पास। ऐसा तो कुछ होगा, बी सी डी या डी सी बी, ऐसा तो कुछ होगा। या फिर ऐसे लिख लो इसको, डी सी बी। तो ये तीन कंडीशन दे रखी हैं हमारे पास कि सी बी और डी का पड़ोसी है, तो बी बी डी भी हो सकता है या डी सी भी हो सकता है। आई बात समझ में। अब चौथी कंडीशन पे चलते हैं। चौथी कंडीशन क्या कहती है कि वह व्यक्ति जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, वह एक छोर पर है। इन क्वेश्चंस में छोर अगर कहीं आ जाए ना, तो सबसे पहले उसको पकड़ लो। छोर का मतलब एक आदमी तो फिक्स हो ही गया, बीच के पर्सन ही तो हम फिक्स नहीं कर सकते ना। तो एक छोर पर है, यानी वह व्यक्ति है जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यानी अगर डी यहाँ है तो इसके बाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा, ये वाला व्यक्ति एक छोर पर है। अब आप कहोगे सर डी के इधर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये तो डी का दायां हो गया ना, ये वाला तो दायां हो गया, लेफ्ट इधर है, तो डी के इधर से ही काउंट करेंगे हम। तो अगर हम डी यहाँ बिठा दें, एक दो तीन, यानी ये एक छोर पर आ गया, यानी लेफ्ट एंड पर एक व्यक्ति बिठा रखा है, ठीक, जो डी के बाएं से तीसरा है। आई बात समझ में। अब एक फिक्स हो गया हमारे पास, एक फिक्स हो गया। अब हम देखते हैं कि जो तीन कंडीशन बची हुई है हमारी, वो किस तरीके से फिट करें हम। अब देखो, ये चीज भी कंफर्म है कि बी सी डी आएगा या डी सी बी आएगा, यानी डी तो हो ही गया। अब क्या करते हैं कि या तो सी यहाँ होगा या बी यहाँ होगा, फिर या सी यहाँ होगा बी यहाँ होगा, इन दोनों। भाई आपको ऐसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि दोबारा आप 7 लाइन बनाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर डी को यहाँ बिठाओ, फिर एक बार बी सी यहाँ लिख दो, है। ऐसे जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ऊपर करके चलो, इनको ऊपर लिख लो, या तो ये ऐसे होंगे या ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान रख के चलोगे तो एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाले मेथड हैं। तो यहाँ ध्यान देना आप, या तो बी सी यहाँ या सी बी, इस तरीके से। ये इस एरो के सामने ही लिखना, इनको भी इस एरो के सामने सी लिखना, जिससे क्या है बाद में आपको लिखने में करेक्ट आंसर परेशानी ना हो। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ये वाली ई जी के दाएं चौथा है। अब देखो, जी के दाएं चौथा है, अब जी को यहाँ बिठाएंगे अगर हम पहले स्थान पर, यहाँ इस जगह, ये दिख रहा है, ये इस जगह अगर हम बिठा दिया तो जी के दाएं काउंट करो, एक दो तीन चार, ई यहाँ आएगा, ठीक है। अगर ई यहाँ आएगा तो ई और एफ के साथ वाली कंडीशन देखो, ये फर्स्ट, ये वाली फुलफिल हो रही है, तो ठीक है, ये वाली कंडीशन हम कर सकते हैं, मतलब एफ यहाँ आ सकता है। अब मान लो अगर हमने जी यहाँ बिठा दिया सेकंड स्थान पर, ठीक है, इस जगह, अगर हमने इस जगह बिठा दिया जी को, तो अब काउंट करो, एक दो तीन चार, यानी ई यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ लिख लो, ई यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद एफ, इसमें भी सही हो रही है कंडीशन, ये मतलब एफ के लिए जगह बच रही है। लेकिन अब आप देखो, जी आपने यहाँ बिठाया है, जब जाके ये ई और एफ एंड में आ रहा है। अब ये बी सी वाली कंडीशन देखो,
ये भी तो फुलफिल करनी है ना हमें, तीसरी वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन के लिए क्या करेंगे, अब बी सी डी ये तीनों ही लाइन से आएंगे, यहाँ डी सी बी, बट आए कैसे, यहाँ तो ई आ गया इसकी जगह, यहाँ जी आ गया, यहाँ जी आ गया और यहाँ ई आ गया। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती। जो हमने सेकंड स्थान पर जी को बिठाया था यहाँ, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही, क्योंकि हमारी जो ये थर्ड कंडीशन है बी सी डी और डी सी बी वाली, ये अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अब क्या करेंगे, थर्ड और थर्ड, अगर हमने थर्ड स्थान पर जी को बिठा देते हैं, जब तो ई को यहाँ पर एंड में स्थान मिलेगा, फिर एफ के लिए तो जगह ही नहीं बची। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी हो ही नहीं सकती, तीसरे स्थान पर तो बैठ ही नहीं सकता, यानी पहले या दूसरे स्थान पर बैठ सकता है जी। बात समझ में आई, या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है जी। बट हमने सेकंड स्थान पर जी को बिठाकर देखा, तो ई एफ तो बैठ गए कंफर्टेबली, बट ये जो बी सी डी है और या डी सी पी, इनके लिए जगह नहीं बची। तो इनके लिए जगह नहीं बची तो क्या करेंगे, हम जी को पहले स्थान पर ही बिठाकर देखेंगे। ठीक है, अब हमने ई के लिए यहाँ पर अ, ये सीट हो गई बुक, ये एफ आई गया, क्योंकि हमने पहले कंडीशन में लिख ही लिया था कि ये जोड़े में बैठेंगे, और एफ के दाएं कौन सा है वो हमने पहले ही लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब हमें बी सी डी हो जाएगी ये वाली कंडीशन, ये बी, ये सी, बी सी डी। अब स्टेटमेंट से वेरीफाई करके देख लो, ई जी के दाएं चौथा है, जी के दाएं चौथा है ई, एफ ई के ठीक दाएं है, एफ ई के ठीक दाएं है ही, है ना, डी के बाएं तीसरा व्यक्ति है ही छोर पर। ठीक, सी बी और डी का पड़ोसी है, ये सी रहा आपका, ये बी और डी का पड़ोसी है, दोनों के बगल में है ना। अब बचा कौन, ए, इसको ए को यहाँ बिठा दो। बात समझ में आई। तो आपके क्वेश्चन का स्टेटमेंट का डायग्राम क्या बना है, ये इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है दिए हुए क्वेश्चन का। अब बस, अब कुछ नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट होने के बाद क्वेश्चन सोल्व करने का कुछ टाइम नहीं लगना है। देख लो, एक ही स्थिति क्या है, एक ही स्थिति क्या है, लास्ट में बैठा हुआ है, यानी एकदम राइट में। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम मीन्स एकदम राइट, एक्सट्रीम का मतलब होता है एकदम, एकदम राइट, यानी बिल्कुल राइट। एक्सट्रीम का मतलब कह सकते हो बिल्कुल दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, डी। आई बात समझ में, किस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाना है बस। बी के पड़ोसी कौन कौन है, देख लो, बी के पड़ोसी कौन कौन है, जी और सी है क्या ऑप्शन में, सी और जी, ये रहा, बस टिक करना है। अगर आपने अरेंजमेंट सही कर लिया ना, उसके बाद आधे मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी कैसे होगा, ये आपको एक ही लाइन में करना है। कंडीशन बनाने बैठोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। हालांकि होता ये करेक्ट तरीके से इसी तरीके से है कि आप लाइन खींचो बार बार, बट क्या है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो शॉर्ट मेथड इसका यही है कि आप एक ही लाइन में थोड़ा सा ऊपर करके इनके कंडीशंस को लिख लो। ये देखो लिखे हुए हैं मेरे बी सी जी नीचे, बट जो राइट है वो मैंने इनके बगल में लिखे हुए हैं। आई बात समझ में, एक ही लाइन में सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा सत्य नहीं है, ई डी के ठीक बाएं है, ई डी के ठीक बाएं है, नहीं है, डी के ठीक दाएं है, तो है ना, यानी सत्य नहीं है ये, तो यही आंसर हो गया। और तो सारे चेक कर लो, सत्य होंगे। देखो, ए किसी एक छोर पर है, ए किसी छोर पर है, ये तो सत्य है। जी बी के ठीक बाएं है, जी बी के ठीक बाएं है, बाएं बेटा, ठीक है, सत्य है ये भी। एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एक दो दूसरे स्थान पर है, यानी पहला ही क्वेश्चन इसका ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी के बाएं कौन है? सी के बाएं कौन है? बी, केवल बी। लेकिन ऑप्शन देखो, केवल बी, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन, ओनली बी लिखा हुआ है। यानी ये तो सी के बाएं देखो, सी के बाएं तो दो लोग हैं, जी और बी। अगर उसने के पूछा होता सिर्फ सी के ठीक बाएं, या अगर उसने यूं लिख दिया होता कि ठीक बाएं कौन है, तो इसका आंसर बी हो जाता ना। जी बी के ठीक बाएं है, जी बी और डी, जी बी के ठीक बाएं है। ये देखो, ऑप्शन देखो आप, किस तरीके से आपको घुमाया गया है। इस क्वेश्चन में देखो, जी और बी हैं, बट इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कैसे भी घुमा सकता है वो, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या दिख रहा है हमें, बस। जी बी के ठीक बाएं है, जी बी के ठीक बाएं है, बस ये हो गया। सी के बाएं कौन है, वो स्टेटमेंट उसने ऐसे दे दिया, जी के बाएं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आई? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी तो हमें क्या था कि व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी कि कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखते ही ऐसा लग रहा होगा कितना बड़ा स्टेटमेंट है। ये बैंकिंग वगैरह में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने बड़े स्टेटमेंट्स वाले। वो भी मेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, प्री में तो फिर भी इजी लेवल होता है इनका। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब अब इसमें आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है कि आप लाइन खींच रहे हो। लाइन कितनी खींचोगे, कुछ पता ही नहीं है आपको, पता ही नहीं है ना आपको कितने लोग बैठे हुए हैं। तो बस मुख करके बैठे हुए हैं, तो आप ये रखना है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये याद रखना, बस आप बैठे हुए हैं और कोई भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, सभी सीटों पर बैठे हुए हैं, मतलब फालतू कोई सीट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, आर और क्यू के बीच तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ क्या काम आता है, यहाँ सीरियल बिल्कुल आपके काम आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट पिछले स्टेटमेंट से रिलेटेड करना पड़ेगा और होगा भी। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये भी आपको एक ही लाइन में करना है। दो तीन लाइन में बहुत रेयर कंडीशन होती है जब हम दो तीन लाइन स्टेप्स बनाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। अन्यथा एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको कम से कम टाइम खर्च करना है तो चलिए करते हैं। आर और क्यू के बीच तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए, आर और क्यू के बीच, तो यहाँ लिख लीजिए आर और ये लिख लीजिए क्यू। तीन व्यक्ति इनके बीच में आप बिठा दीजिए। ठीक, लाइंस का मतलब क्या है, पर्सन है कोई। ठीक, अब क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, पी आर के आसन्न बैठा है। अब देखिए, पी आर के आसन्न बैठा है, एक लाइन इधर भी खींचिए। आसन का मतलब पास में, यानी बिल्कुल पास। यानी या तो लेफ्ट, ठीक लेफ्ट है या ठीक राइट है। तो दो कंडीशन बन गई, तो यही दो कंडीशन बना दीजिए। कैसे, कि या तो इसकी लाइन में ही यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर, या तो पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा। ये या तो आप दूर दूर लिख लीजिए लाइंस, या फिर आप इनकी सीध में लिखिए बिल्कुल, जो आपको बाद में दिक्कत ना हो पहचानने में। ठीक, ये भी स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। वी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वी, अब देखो आर के बीच दो व्यक्ति हैं ये, तो वी यहाँ होगा। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो बन रही है ना, वी यहाँ भी तो हो सकता है। तो एक बार वी को यहाँ लिख लीजिए इसके नीचे। ठीक, और एक बार वी को यहाँ लिख लीजिए। कंडीशन बनाते चलिए, हैंड टू हैंड कंडीशन दो है तीन है वो बनाते चलिए, जिससे क्या है कि बाद में एक साथ हम राइट आंसर को लाइन में लिख सकें। तो दो कंडीशन है, वी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है,
वी और क्यू एक दूसरे के आसन्न नहीं है, समझे? वी और क्यू एक दूसरे के आसन्न नहीं है। हमने क्या वी यहाँ लिया था, बट क्या है ये क्यू के ठीक लेफ्ट ही आ गया, तो ये वाली कंडीशन इसकी सही नहीं होगी, तो वी यहाँ आएगा, यानी वी को यहाँ लिख लीजिए। हो गया कंफर्म? ऐसे कंफर्म करते चलिए। अब ये कंडीशन एकदम राइट है, ये जो बनती जा रही है हमारी बीच में। अब अगली कंडीशन क्या है? टी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। इसको भी बना लीजिए, टी क्यू के दाएं से, यानी दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी एक दो और ये तीन, एक दो तीन, ये टी बैठा हुआ है यहाँ क्यू के दाएं से। याद रखना सब नॉर्थ फेसिंग है। मैं एक बार यहाँ और बना देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऊपर नॉर्थ है तो ये राइट होगा इनका, इधर ये वाला हिस्सा राइट है, ये राइट, ठीक, और ये लेफ्ट। बात समझ में आई? क्योंकि दाएं टी बिठा दिया हमने तीसरे स्थान पर। अब देखो टी और यू के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, टी और यू के बीच। अब देखो ये, अब यू यहाँ भी आ सकता है इस जगह, और इस जगह भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? वही जो पहले किया है कि भाई टी और यू के बीच, तो यू यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता है। अगली कंडीशन पढ़िए, जो क्यू के आसन्न नहीं है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। टी और यू के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, जो क्यू के आसन्न नहीं है। जहां भी ये जो दिख जाए ना आपको, तो जो इससे रिलेटेड होगा सेकंड वाले पर्सन से, इसी के बारे में कह रहा है। हिंदी तो आती है आपको, अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो भी आप समझ जाओगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। यू के बीच एक व्यक्ति है जो क्यू का आसन्न नहीं है, यानी यू क्यू के आसन्न नहीं है, यानी यू यहाँ तो नहीं बैठा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन खत्म, यहाँ यू बैठा है, ठीक, बिठा दिया हमने यू। बनती जा रही है हमारी सारी स्टेटमेंट। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तीन व्यक्ति यू के दाईं ओर बैठे हैं, तीन व्यक्ति को और बिठा दो, एक दो तीन, बैठ गए तीन व्यक्ति। अगली कंडीशन क्या है? वी के बाईं ओर व्यक्तियों की संख्या के बराबर यू के दाएं है। ये समझना, वी के बराबर बाईं ओर व्यक्तियों की संख्या के, यानी वी के जो बाईं तरफ व्यक्ति बैठे हैं और यू के जो दाईं तरफ व्यक्ति बैठे हैं वो बराबर है, उनकी संख्या बराबर है। मतलब यू के बाद अगर तीन है तो वी के पहले भी तीन ही बैठेंगे बाईं तरफ, तो यहाँ भी तीन बिठा दो। भाई पिछले स्टेटमेंट में क्या था, यू के दाईं ओर तीन बैठे हैं, लेकिन वी के बाईं ओर कोई नहीं था तो हमने तीन बिठा दिए। अब हो गए बराबर, यू के दाईं तरफ भी तीन, वी के बाईं तरफ भी तीन। अब अगला स्टेटमेंट क्या है? एक व्यक्ति वी और एस के बीच बैठा है, वी और एस के बीच, यहाँ भी वही कंडीशन बना दो। एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा याद रखना पी नहीं बैठा है, पी अभी ऊपर ही है, पी लाइन में नहीं आया, ठीक है। हमने एस की भी दो कंडीशन बना ली, वी और एस के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एस और पी के बीच कम से कम चार व्यक्ति बैठते हैं। अब इस कंडीशन को बड़े ध्यान से करना, लास्ट वाली को। एस और पी के बीच चार व्यक्ति बैठते हैं। मान लो, अगर एक बार मान लो कि ये एस बैठा हुआ है अपना यहाँ, ठीक है, तो इस पी को बिठाओ, इस वाले पी को यहाँ बिठा देते हैं हम, इस पी को बिठा दिया और इस एस को बिठा दिया हमने, ठीक है। तो इनके बीच में कम से कम चार होने चाहिए, चार से ज्यादा हो चलेगा लेकिन चार से कम नहीं होने चाहिए। तो कैसे, देख गिनो, एक दो तीन, तीन ही हुए हैं, तो चौथे पे तो पी आ ही गया, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अब इस पी को बिठा के देखो, इस वाले को, इसको बिठाया तो एक दो तीन चार पांच, ये वाली कंडीशन लग रही है, यानी पांच बैठे हुए हैं, यानी एस यहाँ हो सकता है और पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है और एस यहाँ हो सकता है। बट एक बार वेरीफाई करके देख लो दूसरी कंडीशन में, भाई एस यहाँ भी तो हो सकता है। अगर हमने एस को यहाँ बिठा दिया, इस वाले एस को हमने अगर यहाँ बिठा दिया, तो एस और पी के बीच देखो, पी फिर तो यहीं बैठेगा कंफर्म,
फिर तो एस और पी के बीच में फिर तो ये वाला पी बैठेगा कंफर्म। फिर तो एस और पी के बीच में एक ही व्यक्ति हुआ। ये फिर तो ये कंडीशन अपनी हो ही नहीं सकती, कैसे भी नहीं हो सकती ना। तो हमारी कंडीशन यही वाली फॉलो करेगी। तो इसलिए एस को यहाँ बिठा दो और पी को यहाँ बिठा दो। ये लो, ये आपका सारा स्टेटमेंट तैयार हो गया, ये वाला। इसको ऐसे कर लो, ठीक। जो ये ऊपर जो बिठाए थे हमने वो अलग हो जाए। ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो हुई। बस ये बना एक बार आपका क्वेश्चन सॉल्व। करके देख लीजिए पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19। ठीक है, दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 19 और 19 व्यक्ति। ठीक, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस फिर टिक करते चलना है। यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यू के बाएं दूसरे स्थान पर ये यू है। ये इसका बायां, क्योंकि ये ऊपर मुंह करके बैठा हुआ है। बायां कौन है, टी। ये लो, लगाते चलो टिक, बस टी। एस और आर के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एस और आर, 1 2 3 4, 4 यानी 4। ये लो सी आंसर। पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्ति के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, 10वां मेंबर, वही 19 है ना। तो 10वां मेंबर बैठा है, 9 इधर 9 इधर। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बीच में ये है, ये वाला पर्सन है बीच में। अब क्या पूछ रहा है, पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्ति के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यों। आ गया आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। ठीक, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इनको सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस और क्वेश्चंस बनाऊंगा, और जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनके सबके ही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बट मैं कितने भी क्वेश्चंस आपको करवा दूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस इसमें कंपलसरी है। मेरे क्वेश्चंस करवाने से आपको केवल एक छोटा सा तरीका समझ में आएगा। जरूरी थोड़ी है कि यही तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि अगर आपको नए तरीके का क्वेश्चन आया तो आप उसमें अपना दिमाग फास्टली चला पाओगे। फास्टली चलाते ही आपका काम बन जाएगा 100%। बट आप तरह तरह के वीडियो छाट रहे हो यूट्यूब पर, तरह तरह के वीडियोस देख रहे हो कि इस तरीके के क्वेश्चन और कर लूं, इस तरीके के और कर लूं, तो काम आपका नहीं बनेगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नए तरीके से, तो वो आपका गलत हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन उसमें हैं, एक या दो सही भी कर दिए तो आप बाकी के गलत कर दोगे। आपका दिमाग तो खुला ही नहीं ना भाई। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है नया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, उसका मुझे सोर्स बता दीजिए। अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को फोटो खींचकर या फिर लिख कर कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन समझाऊंगा, उसका वीडियो भी बना दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।